सरफेस केमिस्ट्री में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं लायोफोबिक एंड लायोफिलिक सॉल्यूशन। यार अपन कोलॉइडल सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर रहे थे। पहला बेसिस जो अपन ने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की डिस्पर्स फेज क्या है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है। इस बेसिस पर हमारे पास टोटल 8 टाइप के कोलॉइडल सॉल्यूशन बन गए थे। ठीक है, अब जो दूसरा क्लासिफिकेशन हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में क्या इंटरेक्शन है, कितनी एफिनिटी है, कितना लगाव है। उस बेसिस पर अपन कोलॉइडल सॉल्यूशन को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम हमारे पास जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं वो 2 टाइप में आते हैं। एक आता है लायोफिलिक और दूसरा आता है हमारे पास लायोफोबिक। अब बात ये आती है कि लायोफिलिक क्या होता है, लायोफोबिक क्या होता है। आपने फोबिया का तो नाम सुना होगा, फोबिया का मतलब है डर, ठीक है, और फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्शन, ठीक है। तो यहां पर लायोफिलिक और लायोफोबिक का नॉर्मल सा मतलब है कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में अगर बहुत ज्यादा अच्छी एफिनिटी दिख रही है तो वो लायोफिलिक हो जाएगा, और लगभग ना और बिल्कुल ना के बराबर अगर एफिनिटी है, ठीक है, लगभग ना और बिल्कुल ना के बराबर अगर एफिनिटी है बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम तो उसे आप क्या बोलोगे, लायोफोबिक सॉल्यूशन। तो अपन अब क्या कर रहे हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक को अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं और उनका एक टेबल बना रहे हैं जिससे उनको कंपैरिजन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने 3 कॉलम बनाए हैं, प्रॉपर्टीज लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। सबसे पहला आता है कि प्रिपरेशन, कि प्रिपरेशन किस तरह से की जाती है। अगर मैं लायोफिलिक की बात करूं तो लायोफिलिक बहुत आसानी से प्रिपेयर किया जा सकता है, थोड़ी सी सिंपल मेथड्स होती हैं। वहीं लायोफोबिक की अगर बात करें तो यहां पर कुछ स्पेशल मेथड्स क्या होती हैं, अप्लाई की जाती हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरा बात करें स्टेबिलिटी की तो लायोफिलिक ज्यादा स्टेबल होता है और आपका लायोफोबिक थोड़ा सा कम स्टेबल होता है। रिवर्सिबिलिटी की अगर बात करें तो लायोफिलिक आपका रिवर्सिबल नेचर का होता है और वहीं आपका लायोफोबिक इरिवर्सिबल नेचर का आता है। टिंडल इफेक्ट की अगर बात करें तो लायोफिलिक लेस स्कैटरिंग करता है लाइट की और वहीं आपका लायोफोबिक मोर स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखी जाती है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो लायोफिलिक के ज्यादातर जो एग्जाम्पल होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं भाई, और वहीं इनऑर्गेनिक नेचर जो रहता है वो उनका लायोफोबिक का होता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो लायोफिलिक में एग्जाम्पल देखा जाता है जेलेटिन, स्टार्च, गम, सेलुलोज। इनका जब सॉल्यूशन तैयार किया जाता है वो लायोफिलिक नेचर का होता है और वहीं गोल्ड, आर्सेनिक, इनका सॉल्यूशन जब तैयार किया जाता है तो ये लायोफोबिक नेचर आता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं किसकी, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक की। ये दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। नेक्स्ट बात आती है कि प्रिपरेशन, कि आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो कोलॉइडल सॉल्यूशन को। तो 2 मेथड है मेनली, एक है आपके पास डिस्पर्जन और दूसरा है कंडेंसेशन। डिस्पर्जन का मतलब तोड़ना और कंडेंसेशन का मतलब जोड़ना। एक मेथड में आप तोड़ोगे और दूसरी मेथड में आप जोड़ोगे। मेनली जो हमारे काम की हैं, जो बोर्ड्स में पूछी जाती हैं, वो है हमारे पास डिस्पर्जन मेथड। ठीक है, तो अपन डिस्पर्जन मेथड ही पढ़ेंगे, कंडेंसेशन मेथड हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कंडेंसेशन में कई थोड़ी छोटी सी मेथड होती हैं, जैसे कि एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट कर लो। ठीक है, वहां पर क्या होता है, वहां पर भी आपका जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है वो तैयार हो जाता है। मेनली अपन को डिस्पर्जन मेथड पर काम करना है क्योंकि लगातार यहीं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। डिस्पर्जन मेथड में जो पहली मेथड है वो है हमारे पास मैकेनिकल डिस्पर्जन। मैकेनिकल डिस्पर्जन मतलब मैकेनिकली आप क्या करो, आपके पास कोई पार्टिकल है उसे जितना आप ग्राइंड कर सकते हो उतना करो, फिर क्या करो, कोलॉइडल मिल से पास कर दो। सस्पेंशन वाले पार्टिकल को क्या करो, कोलॉइडल मिल से पास कर दो, तो जो आपको पार्टिकल मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे, कोलॉइडल साइज में आ जाएंगे। तो पहला तरीका तो ये है भाई कि मैकेनिकल मेथड से आप इसे कर सकते हो। दूसरी जो मेथड है वो काम की है हमारे लिए, वो है इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड। ठीक है, और जिसे आप ब्रैडिग आर्क मेथड से भी जानते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड या ब्रैडिग आर्क मेथड क्या होती है।
इस मेथड का आप यूज करोगे जब आपको गोल्ड, सिल्वर या प्लेटिनम का कोलोइडल सॉल्यूशन क्या करना पड़ेगा, तैयार करना हो, तब इस मेथड का आप यूज करोगे। इस मेथड में क्या करते हैं थोड़ा सा देखें आप, कि आप क्या करते हो, एक बीकर लेते हो, बीकर में आप वाटर भरते हो और जिस भी मेटल का आपको क्या करना है कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है, उसकी 2 रोड लेते हो। ये जो रोड दिख रही है आपको, वो उस मेटल के लिए है जिसका आपको कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार करना है। इन मेटल रोड को आप एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हो। आपके पास वाटर है, आपने रोड लगा दी है। अब जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे यहां से, तो यहां पर क्या होगा, एक आर्क क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक आर्क यहां पर बनता है। ये जो बन रहा है वो आपका इलेक्ट्रिक आर्क है। इलेक्ट्रिक आर्क की वजह से बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होने के कारण क्या होता है, ये जो मेटल है आपका, ये जो मेटल है उसके कुछ पार्टिकल टूटकर इस सॉल्यूशन में आ जाते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक आर्क है वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये मेटल के कुछ पार्टिकल टूटकर इस सॉल्यूशन में आ जाते हैं। अब क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट होती है और हीट ज्यादा होने की वजह से इनके ज्यादा चांस होते हैं कि मेटल वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाए। तो उसे बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, ये जो पूरा बीकर है उसे अपन एक आइस टब के अंदर रखते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, जैसे ही वेपर बनकर जैसे ही सॉल्यूशन में आई, उसे क्या करता है, ठंडा कर देता है। तो आपके सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स आ जाते हैं कोलोइडल साइज की। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना है, ये जो बीकर है उसमें आप वाटर तो लेते ही हो, प्लस साथ में KOH भी लेते हो। KOH मेनली क्या करता है, ये स्टेबलाइजर की तरह काम करता है इस सॉल्यूशन में। तो ये डायग्राम आप बना सकते हैं, ठीक है। पूरा सही है भाई ये डायग्राम, इसे आप तैयार कर सकते हैं फॉर ब्रैडिग आर्क मेथड। तो याद रखना है इस मेथड का आप यूज करोगे फॉर गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम मेटल का अगर कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है तो इस मेथड का आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट एक और मेथड आती है आपके पास, पेप्टाइजेशन, ठीक है। पेप्टाइजेशन में क्या होता है उसकी थोड़ी सी बात करते हैं कि पेप्टाइजेशन में एक्चुअल में हो क्या रहा है। पेप्टाइजेशन की जो डेफिनेशन है उसे अपन बाद में देखेंगे, पहले ये समझते हैं कि पेप्टाइजेशन होता क्या है, किस तरह से काम करता है। जैसे कि समझो कि आपके पास एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, एक आपके पास ये जो सॉल्यूशन दिख रहा है ये वाला, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन है वो आपका क्या है, नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन है। अब आप क्या करते हो, इस नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन है, इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करते हो, इसे घुमाते हो। इस जो बीकर है उसे बहुत तेजी से क्या करो, घुमाओ। यहां पर आपने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन होने की वजह से क्या हुआ है कि यहां पर जो कोलोइडल पार्टिकल थे वो नीचे आकर क्या हुए हैं, जम गए हैं भाई। मतलब इनका प्रेसिपिटेशन हो चुका है, इनका कोएगुलेशन हो चुका है, यहां पर कोएगुलेशन। अब इस कोएगुलेशन जो आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन है जिसका कोएगुलेशन हो गया है, उसे दोबारा से आपको कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है। तो उसके लिए आप क्या करते हो कि यहां पर आप एक इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हो। यहां पर क्या करते हो आप, इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हो। इलेक्ट्रोलाइट मेनली क्या करता है, ये जो सॉल्यूशन है और जो कोलोइडल पार्टिकल हैं उन दोनों के बीच की जो सरफेस टेंशन है उसे कम करता है, जिसकी वजह से ये जो कोलोइडल पार्टिकल हैं दोबारा से यूनिफॉर्मली सॉल्यूशन में क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और आपका कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। तो पेप्टाइजेशन सिंपल सा मतलब है, पेप्टाइजेशन में क्या होता है कि जो आपका फ्रेशली प्रेसिपिटेट मटेरियल है उसे दोबारा से कोलोइडल सॉल्यूशन में लाना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसे आप क्या बोलते हो, पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन की अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से आती है कि द डिस्पर्जन ऑफ फ्रेशली प्रेसिपिटेट मटेरियल इनटू कोलोइडल सॉल्यूशन बाय द एक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। जो आपके पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ठीक है, मटेरियल था, वहां से आपको क्या करना है, कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। उस मेथड को आप क्या बोल रहे हो, पेप्टाइजेशन। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये कुछ मेथड हैं डिस्पर्जन मेथड, जिनकी मदद से आप क्या कर पा रहे हो, कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर पा रहे हो। ये कुछ मेथड्स हैं भाई। कंडेंसेशन मेथड इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती नहीं है क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता नहीं है इतना ज्यादा। मेनली आपको जो डिस्पर्जन मेथड है उनका ध्यान रखना है, जिसमें मेनली आपकी क्या है, ब्रैडिग आर्क मेथड, पेप्टाइजेशन। इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि ज्यादा चांस है कि यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो। तो इन मेथड्स की मदद से आप कोलोइडल सॉल्यूशन बड़ी आसानी से बना सकते हो।
मेनली आपको जो याद रखना है वो है ब्रैडिगार्ग मेथड, कि ब्रैडिगार्ग मेथड में क्या हुआ है, पेप्टाइजेशन में क्या हुआ है, किन के लिए यूज करते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। एमसीक्यू में भी आ सकता है और डिफाइन करने के लिए भी आ सकता है कि ब्रैडिगार्ग मेथड को एक्सप्लेन करो भाई कि ब्रैडिगार्ग मेथड होती क्या है। और मेनली जो आपने क्लासिफाई किया है भाई कॉलोइडल सॉल्यूशन को अलग अलग बेसिस पर, उनका जो टेबल है उनको याद रखना है, क्योंकि ज्यादा चांस बनता है यार कि इस टेबल से एमसीक्यू फ्रेम, और एमसीक्यू आएगा भाई तो बड़ी आसानी से आपसे अब बन जाएगा, क्योंकि टेबल के फॉर्म में जब आप चीजों को लिखते हो तो बड़ा आसान हो जाता है उनको डिफरेंशिएट करना कि लायोफिलिक में क्या हो रहा है, लायोफोबिक में क्या हो रहा है। अगर आप इस तरह से डिफरेंस करते हुए पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और एमसीक्यू आएगा तो आप बड़ी आसानी से उसे सॉल्व कर पाओगे। तो आज अपन ने कॉलोइडल सॉल्यूशन की प्रिपरेशन देख ली कि कॉलोइडल सॉल्यूशन को आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हो।